नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले एक ऐसे मुद्दे पर बात जो सबके बीच में चर्चा का विषय बना होता है। एक ऐसे समय जब देश, समाज और लोगों की जिंदगियों का कोई भी पहलू सोशल मीडिया से अछूता नहीं है, तो इस बात पर लगातार बहस हो रही है कि इतना असर डालने वाले सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर परोसा गया कंटेंट यानी सामग्री हर किसी को प्रभावित करता है। उसमें पेश की जाने वाली जानकारियां तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं, उनका तुरंत असर होता है, लोग उससे तुरंत प्रभावित होते हैं। कई बार उनमें आने वाली जानकारियां हिंसा या दंगों तक को भड़का सकती हैं। नेशनल प्रेस डे के मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तमाम मुद्दों को छुआ। उन्होंने कहा कि समय बदलने के साथ लोग पारंपरिक समाचार माध्यमों के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को अब ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं जिसका उन्होंने सिलसिलेवार जिक्र किया। इसमें सबसे अहम है परोसे गए कंटेंट यानी सामग्री की जिम्मेदारी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज़ पर लगाम रखने की जिम्मेदारी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होनी चाहिए, यानी जो फेक न्यूज़ है वो उन पर न जाए, ये जिम्मेदारी डिजिटल मीडिया खुद इसको ले। फेक न्यूज़ और गलत प्रचार एक बड़ी चुनौती है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर व्यक्ति कंटेंट यानी सामग्री पेश कर सकता है, कोई भी उसमें कंटेंट पब्लिश कर सकता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कंटेंट की सत्यता की परख नहीं करते, उसे वेरीफाई नहीं करते। ऐसे में इस कंटेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार बहस होती रही है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। ये सोचना जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह उन पर परोसी गई सामग्री के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले कंटेंट के सामाजिक आर्थिक नतीजे हो सकते हैं। कई बार ऐसी सामग्रियों से दंगे भड़के हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं तक खतरे में पड़ी हैं। ऐसे में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ज्यादा सतर्क होना चाहिए, खास तौर पर भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में। Since the platforms do not verify whatever is posted on those platforms, who will take the responsibility for the content which is published on the platforms? It is well known today that many riots, including some in the developed world, many acts of terrorism, many in the rich world, and interference in democratic processes, including many instances in the developed world. Such instances have occurred because the platforms shied away from the responsibility for the country. With our diverse society, we have to be extra careful. Therefore, when the circumstances are different, shouldn't there be a different matrix for the platform? Shouldn't there be more responsibility on the platform? This question needs to be debated. और ये दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा है बहस का कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी, जवाबदेही कैसे तय की जाए। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके साथ ही पारंपरिक मीडिया के सामने आई आर्थिक चुनौतियों का भी जिक्र किया, जो समाचार संस्थान जो हैं वो लगातार उसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मीडिया खबरों की सत्यता परखने के लिए अच्छा खासा निवेश करता है। कोई भी समाचार संस्थान हो, वो निवेश करता है किसी भी खबर को परखने के लिए। हर तथ्य एक पूरी संपादकीय प्रक्रिया से गुजरने और सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद ही पेश किया जाता है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को परोसने से पहले ऐसा नहीं होता। समाचार से जुड़े संस्थानों को इसका आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी निवेश कर इस कंटेंट की जो है जांच करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तब उसे लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बिना किसी निवेश के सीधे किसी कंटेंट को परोस दिया जाता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसका जिक्र भी अश्विनी वैष्णव ने किया अपने इस बयान में। The second challenge is about fair compensation by the platform for content created by conventional media. Consumption of news and consumption of content is rapidly shifting from the conventional modes to the digital media. The traditional media is losing out financially because of this change. The investment done in creating a team of journalists, training them, having editorial processes, having methods to check the veracity of news,
taking the responsibility for the content, all those investments, which are huge investments both in terms of time and money, those are becoming irrelevant by the way the platforms are having a very unequal edge in terms of the bargaining power they have vis-a-vis the conventional media. दरअसल आपने जब भी देखा होगा, अगर आप गूगल पर जाएं, ख़ासतौर पर गूगल अपने आप में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो आप अगर सर्च नहीं भी करेंगे तो भी कुछ सूचनाएं आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आप सर्च भी करते हैं तो उससे पहले ही आपको एआई एक तरह की सूचना दे देता है या उसी विषय के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दे देता है, जबकि जो सूचना संस्थान या समाचार संस्थान है उनकी सामग्री देर में आती है। और ये एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान समाचार संस्थानों को झेलना पड़ रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री ने इसके अलावा ये भी कहा कि बौद्धिक संपदा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ी चुनौती बन गया और इसी एआई के कारण आपको सबसे पहले एक खबर जो है वो संक्षेप में मिल जाती है, एक जानकारी संक्षेप में मिल जाती है किसी भी विषय पर जो आप ढूंढते हैं, जिसका नुकसान समाचार माध्यमों को चुकाना पड़ता है। कुल मिलाकर सूचना प्रसारण मंत्री ने 4 चुनौतियों का जिक्र किया है। एक है फेक न्यूज़ और गलत प्रचार, ये जवाबदेही तय होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। दूसरा, इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाचार संस्थान जो किसी भी खबर को पेश करने से पहले काफ़ी निवेश से उसकी सत्यता की परख करते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होता, तो वो नुकसान समाचार संस्थानों को होता है, आर्थिक नुकसान। एल्गोरिथमिक बायस भी, जिसमें ऐसी खबरों को प्रमुखता मिल जाती है जो किसी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया भड़का सकती हैं। कई बार इस तरह की चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आती हैं जिस पर कि आपकी प्रतिक्रिया एकदम तीखी हो, कोई गंभीर बात कही जाए, हो सकता है वो तुरंत आपके सामने ना आए। तो ये एक एल्गोरिथम होता है जो ये तय करता है कि क्या चीज़ पहले आएगी। और एक बौद्धिक संपदा जो है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर। ये 4 मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन दुग्गल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो अश्विनी वैष्णव ने कहा समाचार संस्थानों को काफ़ी निवेश करना पड़ता है, अगर हम इस पहले इस मुद्दे पर बात करें, और वो निवेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं किया जाता, कोई भी किसी सामग्री को वहाँ डाल सकता है, तो इससे जो नुकसान होता है समाचार संस्थानों को, एक पूरी व्यवस्था को जो विधिवत बनी हुई है किसी भी समाचार की सत्यता की परख के लिए, उसको काफ़ी नुकसान होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक लंबे समय से जो बहस चली आ रही थी, उसको खुद सूचना प्रसारण मंत्री ने एक बार आगे बढ़ाया है। ये बार-बार ये कहा जाता है और देखिए एक समय में था जब शायद सोशल मीडिया की उस तरह से ज़रूरत थी, लोगों को जानकारी देना, लोगों तक पहुँचना, सामान्य उनकी जो चीज़ें थी उसके लिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए वो इस्तेमाल करते थे, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी आज दुनिया के कई देशों में, भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में, वहाँ सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी हो, समाचार पत्र हो, उससे बड़ा हो गया है। कमाल की बात ये है कि न्यूज़ मीडियम के तौर पर जो उनका सोर्स है, वो वही अखबार, वही टीवी चैनल, वही एजेंसी, वही होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो अपना रेवेन्यू शेयरिंग का कोई मॉडल दे रहे हैं क्या? उनके जो खुद के रेवेन्यू हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सवाल बार-बार खड़ा होता है कि एक तो जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको, और दूसरा जो इस तरह के न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं, ऑर्गनाइजेशन हैं, उनके साथ क्या वो रेवेन्यू शेयरिंग क्या? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, विशेष करके टीवी मीडिया है, उसका जो खर्च है कंटेंट जनरेशन पर, न्यूज़ गैदरिंग पर, रिपोर्टिंग पर, वो बहुत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उस तरह से उससे साझेदारी नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई न कोई ज़रूर तरीका निकालना होगा और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी करते हुए अपने उस जो न्यूज़ कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा उस न्यूज़ मीडिया को, न्यूज़ आउटलेट को देना चाहिए, जिससे उन्होंने ये न्यूज़ ली हुई। जी, जैसे गूगल की ही अगर आप बात करें, तो गूगल पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो इस तरह के रेवेन्यू को लेकर के या उसकी शेयरिंग को लेकर के बायस्ड है, या ये कहा जाए कि ईमानदारी से काम नहीं करता और इसका नुकसान होता है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि एल्गोरिथमिक बायस, कई बार जब आप कोई सूचना ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें आपके सामने पहले आती हैं, या फिर आप नहीं भी ढूंढते हैं, आप सीधे जाते हैं सर्च इंजन पे, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आती हैं जो किसी मुद्दे पर किसी की तीखी प्रतिक्रिया को भड़का सकती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना भर नहीं है सुशील जी, उसमें ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि आम तौर पर, और हमने ये लोकसभा चुनाव में देखा
कि अमित शाह का जो एक वीडियो जिसको एडिट करके लगाया गया, अभी भी चुनावों के दौरान हर पार्टी इस तरह का काम करती है। और जब सोशल मीडिया का कंजम्पशन इतना ज्यादा है, हर हाथ में मोबाइल है, वो लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, छोटे छोटे रील्स में ये चीजें जा रही हैं, तो अगर वो न्यूज आइटम इस तरह से जाता है, अनवेरिफाइड जाता है, बिना फिल्टर के जाता है, तो वो ओवरऑल सोसाइटी पर इंपैक्ट बुरा डाल सकता है। अभी अमेरिका का चुनाव हो या इससे पहले भारत का चुनाव हो, मेटा पर पहले आरोप लग चुके हैं, गूगल पर लग चुके हैं। ये सारे मीडियम्स एक समय में कहते थे कि हम एग्रीगेटर के तौर पर है, यानी जो कुछ दुनिया में चल रहा है हम उसको समेट कर एक जगह दे दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि उसके पीछे एक एल्गोरिदम का बायस है, उसके पीछे एक स्पेशल टाइप की पुशिंग है, यानी उनको जो ठीक लगता है उसको पुश करते हैं, और उसमें भी उनके पसंद के क्रिएटर या उनके पसंद के न्यूज आइटम उसके लिहाज से उसको टॉप सर्चेज में रखते हैं। यानी जो डेमोक्रेटिक मीडिया के तौर पर आया था, उसके जरिए एक तरह का फिल्टर करके अपना डिक्टेटरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे इतर एक और बड़ी चीज है कि अब इन कंपनियों का रेवेन्यू मॉडल बहुत बड़ा हो गया है। जितना ज्यादा रेवेन्यू इनका है, उतना ट्रेडिशनल मीडिया का रेवेन्यू नहीं रहा। यानी चाहे आप सूचना के तौर पर कहें, वेरिफिकेशन के तौर पर कहें, फिल्टरिंग के तौर पर कहें, और जो सबसे बड़ी बात, सोसाइटी पर जो इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके लिहाज से कहें, तो सूचना प्रसारण मंत्री कह तो ठीक रहे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है। सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भारत सरकार की तरफ से कौन से ऐसे नियम बनाए जाने वाले हैं जिससे ये जो नया मीडिया है इसकी प्रासंगिकता और विशेष करके प्रमाणिकता, जो वेरिफिकेशन होता है, वो बना रहे। जी हर्षवर्धन जी, एक जो हमने अभी मुद्दा उठाया था, हमारे साथ पवन दुग्गल भी जुड़ गए हैं जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल प्रेस डे के मौके पर जो बातें कही, खासतौर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि पारंपरिक जो समाचार संस्थान हैं वो काफ़ी निवेश करते हैं, उसमें एक ट्रेनिंग होती है जर्नलिस्ट की कि किसी भी खबर की सत्यता की पहले परख होती है, उसके बाद उसको दर्शकों के सामने परोसा जाता है, चाहे टीवी के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामग्री परोसने का एक तरह से अधिकार है या उसके पास ये एक मौका है, तो कई इस तरह की चीज़ें उस पर आती हैं जो तुरंत तीखी प्रतिक्रिया भड़काती हैं या फिर वेरीफाइड नहीं होती हैं। तो आपको लगता है कि इससे समाचार संस्थान, जितने भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं, वो एक तरह से नुकसान में हैं, उनकी भरपाई का कोई रास्ता तय होना चाहिए? देखिए, मंत्री महोदय साहब की जो स्टेटमेंट आई है, वो कहीं ना कहीं इस कमरे में सबसे बड़े हाथी को पॉइंट आउट कर देती हैं और कहती हैं कि साहब ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। अब अभी तक हम कानूनी स्वरूप से देखें, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं। भारत का जो आईटी एक्ट है सन 2000, वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए इस प्रकार की इशू को लेकर, यहाँ तक कि आईटी रूल्स जो 2021 में हमने पारित किए थे और इसका संशोधन 2023 में भी किया है, वो इस पूरे इशू पर चुप्पी साधते हैं। आईटी डायरेक्शंस 2022 भी इस एरिया को टच नहीं करता। तो अब इस इशू का आपको एड्रेस तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ा टेस्टिंग लेबोरेटरी है सोशल मीडिया की। आप फेयर यूज नहीं करेंगे जब आप इस प्रकार के कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं और उसके आधार पर अपनी आईबॉल्स बढ़ाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो उस इशू को हमें एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहला, डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है, कानूनी प्रकरण जो इस तरह के मुद्दों को डील कर सके। और काफी हद तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस को भी मद्देनजर रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इस इशू को बखूबी निभाया है और उस पर इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आए हैं। हमें देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है और क्या हम उस एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीख सकते हैं और उसको भारतीय परिवेश में किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको न केवल डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है, आपको केंद्रीय सरकार को ये फ्लेक्सिबिलिटी देने की आवश्यकता भी है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आए, ताकि जैसे जैसे जमीनी हकीकतें, ग्राउंड रियलिटीज टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बदले, वैसे वैसे ही सरकार भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जागरूकता दिलानी जरूरी है। आज तक भारतीय इतिहास में किसी मंत्री लेवल व्यक्ति विशेष ने इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाया है। अगर आप साइबर के नॉमिनल कॉरिडोर्स की बात करें तो ये बात लगातार उठती आती है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा
पॉलिटिकल तवज्जो नहीं दी गई। अब ये क्योंकि स्टेटमेंट ला गई है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि क्या इंडस्ट्री को अब एकजुट होकर खुद सेल्फ रेगुलेशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वो सेल्फ रेगुलेशन करती है और सरकार को बताती है, सर हम खुद ये डील कर रहे हैं, आपको यहाँ पर रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्रावधान लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है सरकार इस दिशा में प्रावधान नहीं लेकर आए। लेकिन अगर इंडस्ट्री बटी रहेगी ट्रेडिशनल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, तो संभावित तौर पर विवश होकर सरकार नए कानूनी प्रावधान ला सकती है। लेकिन ऑल सेड एंड डन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए किसी और का कंटेंट उठाते हैं और उसकी समरीज बनाते हैं और अपने अंधाधुंध होकर अपनी मनमानी वाली पॉलिसीज अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं कि साहब मैं तो ये कर रहा हूं और मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आपत्ति हो तो मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें। साहब कहीं ना कहीं आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। फेयर यूज ऑफ लॉ को स्थापित करना पड़ेगा और एक संदेश पूरी दुनिया भर में देना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में कोई वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट नहीं है। यहाँ पर जंगल कानून नहीं है, यहाँ पर हमारा कानूनी प्रकरण है। भारत के विभिन्न आईपीआर लॉज हैं, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, पेटेंट्स एक्ट हो गया। हालांकि ये एक्ट्स इस चुनौती को डील नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ एक सुचारू रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम है और जो विभिन्न प्रकार की अदालतें हैं विभिन्न केस लॉज के माध्यम से इस राइट्स को अपहोल्ड करती हैं। बट अगर कानूनी प्रकरण के माध्यम से क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित कर पाएगा, जिसकी वजह से क्लैरिटी ये रहेगी कि साहब चाहे आप ट्रेडिशनल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करते हुए आप मोनेटाइज कर रहे हैं तो उसको पैसे देने की जिम्मेवारी भी आपको होगी। तो दायित्व काफी हद तक सरकार पर होगा, लेकिन उससे पहले सरकार को कंसल्टेशन करनी होगी विभिन्न स्टेक होल्डर से, उनके विचार विमर्श करने के बाद उनके सजेशंस लेने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा किस तरीके से वो आने वाले समय में अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी को क्राफ्ट कर सकती है। जी, एक जो मुद्दा है एल्गोरिथमिक बायस का, कि इस तरह की खबरें ज़्यादा आती हैं अगर कोई कुछ सर्च करता है जो तीखी प्रतिक्रिया किसी विषय पर कर सकती हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी कैसे तय हो? देखिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाने की आवश्यकता है। अभी कहीं ना कहीं सेक्शन 79 आईटी एक्ट एक भ्रमित पिक्चर देता है कि साहब आप इंटरमीडिएट हो, आप तो बिल्कुल मुक्त हो किसी प्रकार की लाइबिलिटी से। क्यों? क्योंकि आपको ये कानून स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी देता है। लेकिन अब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नए लेकर आते हैं सेक्शन 87 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, तो केंद्रीय सरकार स्थापित कर सकती है और विवश कर सकती है इन इंटरमीडिएरीज को कि साहब अगर आप कल पाए गए कि आपने किसी भी ट्रेडिशनल मीडिया के कंटेंट का इस्तेमाल या तो स्वयं किया या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने किया और उसके तत्पश्चात उस कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने पैसे कमाए या आपने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाया या आपके पैसे कमाने की क्षमता में इजाफा हुआ, तब आपकी कानूनी लाइबिलिटी होगी और आपको जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी कानून ने प्रदान कर रखी है वो अब आपको उपलब्ध नहीं होगी। इस तरह की स्पष्ट क्लैरिफिकेशन अगर सेक्शन 87 आईटी एक्ट में केंद्रीय सरकार दे पाएगी तो तब भी मुझे लगता है कि मैसेज जो है पूरे इकोसिस्टम में सही चला जाएगा कि साहब देखिए फ्री लंच नाम की चीज है नहीं, और बेईमानी से आपने किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करते हुए उसकी मलाई खाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो कानून अलाउ करेगा नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एग्जेम्पशन फ्रॉम जी लीगल लायबिलिटी से, वो आपसे छीन लिया जाएगा और आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस पूरे मसले पर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए। और ये बड़ी चिंता का विषय है, सोशल मीडिया का बेलगाम होना फेक न्यूज़ और गलत प्रचार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। और यहाँ जिस तरह की बेईमानी से खबरें परोस दी जाती हैं उससे जो न्यूज़ मीडिया है उसको काफ़ी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, उसका मुआवजा देने का तरीका भी तय होना चाहिए और ऐसी खबरों पर रोक लगनी चाहिए जो रैंडम सर्च में सबसे ऊपर आती हैं और कहीं ना कहीं तीखी प्रतिक्रिया किसी विषय पर व्यक्त पैदा करती है। और बौद्धिक संपदा का जो चोरी है एआई के ज़रिए, इस पर भी लगाम लगनी बहुत ज़रूरी है। और ये सारे मुद्दे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ताज़ा भाषण में जो है इनका जिक्र किया है नेशनल प्रेस डे के मौके पर। इस खास मुद्दे पर अभी इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।